Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about central bank functions and credit control. लास्ट कंसेप्ट में हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका लास्ट चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका 19th चैप्टर सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारे चैप्टर है वो है सेंट्रल बैंक functions and credit control. Functions and credit control मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो उसके कौन कौन से काम है, क्या क्या फंक्शंस हैं एंड सेंट्रल बैंक क्रेडिट्स कैसे कंट्रोल करता है। ओके, सो फर्स्टली जो सेंट्रल बैंक है वो कहते हैं सेंट्रल बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू रेगुलेट एंड कंट्रोलिंग दी बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम। तो देखो जो सेंट्रल बैंक है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्टली हम इंट्रो करते हैं। सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो नोन एज अपेक्स बैंक। सेंट्रल बैंक is also known as अपेक्स बैंक। देखो जो सेंट्रल बैंक है उसे अपेक्स बैंक भी कहते हैं। अपेक्स बैंक क्यों कहते हैं? बिकॉज जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्री का जो मॉनेटरी सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम मीन्स कि जो भी मनी का जो ट्रांजैक्शन की जाती है उस सबको क्या है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ओके, सो और जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि जो बैंक ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक होते हैं। ओके, तो ये क्या है, कमर्शियल बैंक होते हैं। तो कमर्शियल बैंक को जो भी लाइसेंस देना पड़ता है, ठीक है, वो भी किसके थ्रू किया जाता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है, एक अपेक्स बैंक है बिकॉज सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी जो कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, उसको कंट्रोल करता है। जो सेंट्रल बैंक है उसके हमेशा यही कोशिश रहती है, ट्राई करता है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको स्टेबल रखा जाए, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्टेबल रखा जाए, कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जिसमें हर एक पर्सन के पास एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, जॉब हो उसके पास, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट रहे कंट्री में, ठीक है, एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या ट्राई करता है, इकोनॉमिक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो ये क्या है, सेंट्रल बैंक हमेशा ट्राई करता है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहे एंड जो प्राइस है वो स्टेबल रहे। प्राइस मतलब कि लाइक जैसे जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसकी सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो सेंट्रल बैंक हमेशा ये ट्राई करता है। एंड जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस है वो इम्प्लीमेंट करता है, जो उनको फॉलो करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। अब देखो कि जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसे क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक उसे क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। एंड जो अमेरिका उसमें क्या कहते हैं, रिजर्व फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। एंड इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड। मतलब कि यहाँ पे हमें 3 कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके नेम गिवन किए हुए। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक उसे क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जो अमेरिका है उसमें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड सेंट्रल बैंक को कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो हमने इंट्रो देखी कि सेंट्रल बैंक क्या है, एक अपेक्स बैंक है और कंट्रोल करता है सिस्टम, ठीक है। अब देखो अगर हम सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू ACL डे, अकॉर्डिंग टू ACL डे, सेंट्रल बैंक is used
टू कंट्रोल एंड स्टेबलाइज मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग। So what is the definition of central bank? Central bank, according to ACL Day, central bank is used to control and stabilize monetary and banking system. तो मतलब कि डेफिनेशन भी सेम गिवन की है कि जो सेंट्रल बैंक है उसका यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज सेंट्रल बैंक कंट्री की जो बैंकिंग सिस्टम है और जो भी कमर्शियल बैंक उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं जो भी उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, एंड कंट्री के जो मॉनेटरी सिस्टम उसको स्टेबल करके रखता है। मॉनेटरी सिस्टम मतलब कि जो मनी की ट्रांजैक्शन होती है उसको स्टेबल करके रखना ताकि कंट्री में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन ना क्रिएट हो। बिकॉज अगर कंट्री में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है देन उससे क्या होगा कि जो कंट्री की इकोनॉमी है उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या काम करता है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फर्स्ट फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का? इश्यूइंग द करेंसी नोट्स। तो जो देखो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है कि कंट्री मेन फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज इशूइंग द करेंसी नोट्स। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि कंट्री में जो नोट्स हैं, ठीक है, उनको इशू करता है। लाइक जैसे कि इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल बैंक है। तो इस सेंट्रल बैंक के पास क्या है? मोनोपोली है टू इशूइंग करेंसी नोट्स। मोनोपोली क्या होती है? जिसपे एक ही पर्सन की अथॉरिटी होती है, ठीक है। लाइक जैसे सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में देखो जो न्यू नोट्स हैं, ठीक है, उनको इशू कौन करता है? ठीक है, या करेंसी या नोट्स उनको इशू कौन करते हैं? सेंट्रल बैंक। तो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारी इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास ओनली मोनोपोली है जो कि न्यू करेंसी को इशू करने की, ठीक है। और न्यू करेंसी को इशू करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। किस कौन सा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व। ओके, तो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है उसने अगर जो हमारे इंडिया का रिजर्व बैंक है उसने अगर कोई भी न्यू करेंसी है या नोट्स हैं उनको इशू करना है देन उसके लिए जो रिजर्व बैंक है उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है वो हमारी कंट्री ने कब अडॉप्ट किया था? सेंट्रल बैंक ने कब अडॉप्ट किया था? 1956 में, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है उसे क्या है कि 200, ठीक है, 200 करोड़ जो रिजर्व है वो अपने पास रखनी पड़ती है बिफोर इशूइंग दी करेंसी नोट्स। अगर इंडिया का जो रिजर्व बैंक है वो नोट्स वगैरह करेंसी को इशू करना चाहता है देन उसके लिए उसे क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ता है जिसमें उसे 200 जो करेंसी है, ठीक है, 200 करोड़ रुपीज है, ठीक है, रिजर्व है वो अपने पास बैंक में रिजर्व करके रखनी पड़ती है, ठीक है। और वो जो 200 करोड़ रुपीज है वो इनको किस फॉर्म में अपने पास रिजर्व करके रख सकता है सेंट्रल बैंक? फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। 150 करोड़ वो क्या है? गोल्ड के रूप में अपने पास रख सकता है सेंट्रल बैंक, एंड 85 उसे क्या है? फॉरेन सिक्योरिटी की फॉर्म में अपने पास डिपॉजिट करके रखनी पड़ती है, फॉरेन सिक्योरिटीज। तो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है अगर वो न्यू नोट्स इशू करना चाहता है देन उसके लिए उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें सेंट्रल बैंक को 200 करोड़ अपने पास डिपॉजिट करके रखने पड़ते हैं और 200 करोड़ रुपीज को वो किस फॉर्म में अपने पास रख सकता है? 115 करोड़ को गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं एंड 85 को फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में अपने पास रख सकता है। और फिर वो क्या है? जो न्यू नोट्स हैं करेंसी में कंट्री में उनको क्या है? इशू इजीली कर सकता है। तो ये था हमारा
फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर। बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर। सेंट्रल बैंक कंट्रोल एंड रेगुलेट दी ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है कि जितने भी कंट्री में कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बिकॉज जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, एक अपेक्स बैंक है, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर लाइक जैसे कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, टू कमर्शियल बैंक के बीच कोई भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उनके बीच, ठीक है, या उनकी जो भी कोई डिस्प्यूट्स होती हैं, तो उन सबको कौन सोल्व करता है, सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक के डिस्प्यूट्स सोल्व करता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर। अब देखो जो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं कंट्री में, तो लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है, ऑल द कमर्शियल बैंक्स को टोटल डिपॉजिट के इक्वल परसेंटेज अपने पास रखनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर कमर्शियल बैंक है तो एक कमर्शियल बैंक अपने अकॉर्डिंग डिपॉजिट अपने पास रखेगा, सेकंड अपने अकॉर्डिंग टोटल डिपॉजिट अपने पास रखेगा। तो मतलब कि ये लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया होता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको, उन सभी कमर्शियल बैंक को क्या है, एक इक्वल टोटल डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज अपने पास इक्वल फॉर्म में रखना पड़ता है। क्लियर है। और देखो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है कि जो अगर कमर्शियल बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, और उन कस्टमर्स को कमर्शियल बैंक से कोई भी ग्रीवेंसेज है, शिकायत कंप्लेंट है, देन वो क्या कर सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है उनसे कंप्लेंट, मतलब कि जो भी कमर्शियल बैंक के लिए उनकी कंप्लेंट है उसको बता सकते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के लिए डायरेक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, जो कि उनको फॉलो करनी पड़ती है। तो जो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम पे जो डायरेक्शंस हैं उनको क्या है, इम्प्लीमेंट करता है। क्यों, मतलब डायरेक्शंस लाइक कि वो कुछ ऐसी कंडीशंस इंप्लीमेंट करता है जो कि जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबको फॉलो करनी पड़ती है। और ये सब कुछ क्यों करता है, ताकि कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। सो सेंट्रल बैंक इज दी बैंकर्स ऑफ बैंक एंड कंट्रोलर, बिकॉज सेंट्रल बैंक सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है, उनके जो भी म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सोल्व करता है, ठीक है। अगर किसी भी कस्टमर की कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट है, ठीक है, देन वो क्या, सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स के लिए डायरेक्शंस वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं। और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें जो टोटल डिपॉजिट का इक्वल परसेंटेज पार्ट अपने पास रखना होता है डिपॉजिट के फॉर्म में, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट। सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म एज अ बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो देखो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, एक एडवाइजर की फॉर्म में काम करता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक प्ले द रोल ऑफ एडवाइजर फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज देखो अगर कंट्री में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए अगर कोई भी पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट करती है, तो उन्हें कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो भी व्यूज हैं वो कौन देते हैं, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट की क्या है, हेल्प करते हैं एज ए असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंस की फॉर्म में उनकी हेल्प करते हैं कि गवर्नमेंट को कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। बिकॉज अगर गवर्नमेंट पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करती हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है। अब देखो जो सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट के पास जितनी भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, टैक्सेस के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम जनरेट होती है, तो वो इनकम डिपॉजिट के फॉर्म में किसके पास रखी होती है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। और गवर्नमेंट अगर बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करती है, देन सेंट्रल बैंक क्या है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करते हैं, ठीक है। सो इसलिए गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है, या कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, सो उसके लिए जो भी उनको सजेशंस हैं वो कौन देते हैं, सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए बैंकर, एडवाइजर एंड एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर है। सो ये था हमारा थर्ड फंक्शन। नेक्स्ट है
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, उसको मतलब बिल्कुल उसको संभाल के रखता है। कस्टोडियन मतलब उसकी अच्छी तरह से वो केयर, मतलब जो भी अगर इंडिया से देखो, हमें ये तो पता है कि जो फॉरेन ट्रेड होता है हमारी कंट्री में, लाइक जैसे कि हमारे कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, अगर हमारे कंट्री को जो भी मशीनरी वगैरह चाहिए तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो जब भी देखो हमारी कंट्री अगर एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, बाहर कोई भी मटेरियल सेंड करती है, देन उसके बदले में हमें फॉरेन करेंसी प्रोवाइड होती है। तो उस फॉरेन करेंसी को अपने पास डिपॉजिट कौन करके रखता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। डॉलर की फॉर्म में, रूबी की फॉर्म में, पाउंड की फॉर्म में, जो भी करेंसी हमारी कंट्री में क्रिएट होगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट्स, देन उन सब करेंसी को, फॉरेन करेंसीज को डिपॉजिट कौन करता है, सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। और या फिर अगर हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, देन इंपोर्ट करते हैं, सो अगर हम डॉलर की फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनको डॉलर की फॉर्म में करेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो सेंट्रल बैंक के पास जो भी डॉलर की फॉर्म में करेंसी होती है वो क्या है, उस करेंसी से हमने जो भी इंपोर्ट किया है उसका पेमेंट करते हैं। ओके, तो सेंट्रल बैंक क्या है, मतलब कि जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो भी करेंसी क्रिएट होती है फॉरेन, उसको अपने पास डिपॉजिट करके रखते हैं। और अगर हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, देन उसके लिए जो भी करेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ती है डॉलर की फॉर्म में फॉरेन कंट्रीज को, ठीक है, तो वो भी क्या है, सेंट्रल बैंक उनको पेमेंट करते हैं। तो देखो जो सेंट्रल बैंक है उसका हमेशा ट्राई क्या होता है कि जो कंट्री जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उसको क्या है, स्टेबल रखा जाए, एक्सचेंज रेट। अब व्हाट इज मीन बाय एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक की हमेशा जो कोशिश होती है वो क्या होती है कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखा जाए। तो एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमें किसी एक कंट्री की मनी के लिए, ठीक है, दूसरी देश की जो दूसरी कंट्री है, ठीक है, उसको अपनी कितनी मनी पे करनी पड़ेगी, वो होती है एक्सचेंज रेट। मतलब कि किसी भी, लाइक जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया को अगर डॉलर्स चाहिए, ठीक है, तो $1 के बदले में इंडिया को जो अनदर कंट्रीज हैं डॉलर के बदले में उनको कितनी अपनी इंडिया की मनी है उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज देखो हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसीज हैं उनका भी होना बहुत जरूरी है, रिजर्व करके रखना जरूरी है। बिकॉज अगर हम इंपोर्ट करते हैं देन उसके लिए हमें जो भी पेमेंट करनी है वो हम रुपीज़ की फॉर्म में नहीं करते हैं, उनकी जो करेंसी होगी डॉलर्स, रूबी, पाउंड, उसी फॉर्म में हम क्या है उनको पेमेंट करते हैं। सो इसीलिए कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, वो भी होना कंपल्सरी है। सो एक्सचेंज रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके रखना चाहता है। एक्सचेंज रेट मीन्स कि अगर हमें $1 लेना है, ठीक है, $1 परचेज करने के लिए हमें क्या है 70 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम उनकी फॉरेन की करेंसी को परचेज करना चाहते हैं तो $1 के बदले में हमें 70 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। सो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है वो ये क्या चाहता है, ये एक्सचेंज रेट सिस्टम है कि जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो स्टेबल रहे। कभी ऐसी सिचुएशन ना हो कि अगर हमें $1 परचेज करना है देन उसके लिए हमें 72 रुपीज देना पड़े, बिकॉज सॉरी लाइक जैसे कि हमें 72 रुपीज देना पड़े। तो इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की जो वैल्यू है, ठीक है, मनी डोमेस्टिक की जो डोमेस्टिक वैल्यू है हमारी मनी की, ठीक है, वो क्या है डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। मतलब लाइक जैसे कि $1 के लिए हमें 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो मतलब यही ही रेट होना चाहिए एक्सचेंज रेट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए जो कमर्शियल बैंक है वो क्या है, रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन टूल्स को फॉलो करते हैं। अब व्हाट इज रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक क्या करता है कि फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रिजर्व करके रखता है। एंड जब भी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से देन उसके लिए क्या है वो उनको जो भी डॉलर्स या पाउंड की फॉर्म में करेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये था हमारा फोर्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट।
लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, बिकॉज जो सेंट्रल बैंक है एफिलिएटेड बैंक्स को अगर किसी भी उनको मुसीबत के टाइम में अगर उनको लोन वगैरह चाहिए देन उनको लोन प्रोवाइड करवाती हैं। अब देखो हमारी कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी कमर्शियल बैंक्स का जो सर्टेन डिपॉजिट पार्ट है वो क्या है, सेंट्रल बैंक अपने पास फंड के रूप में रखते हैं। ठीक है, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को अपनी डिपॉजिट का कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक के पास फंड के रूप में डिपॉजिट करवाना होता है। ठीक है, तो सभी कमर्शियल बैंक्स का जो डिपॉजिट है वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखती है। तो इसीलिए अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर लोन की जरूरत होती है तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक मीन्स जो एफिलिएटेड बैंक्स हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करवाती हैं। सो सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं भी लोन प्रोवाइड नहीं होता देन लास्ट में उनको लोन कहाँ से प्रोवाइड होगा, सेंट्रल बैंक के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। अब देखो हमारी कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, और जो कमर्शियल बैंक्स को अगर किसी भी वर्क के लिए किसी भी काम के लिए फर्स्टली क्या है जो सेंट्रल बैंक है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। कमर्शियल बैंक एक दूसरे के साथ डेली ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, और देखो कि अगर जो जितने भी कंट्री में कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी कमर्शियल बैंक का जो एक सर्टेन पार्ट है डिपॉजिट की फॉर्म में सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है। लाइक जैसे कि ए बैंक है एंड बी बैंक है, तो ए बैंक ने अगर बी बैंक से 50,000 रुपीज है वो लोन पे लिए थे। ठीक है, और बी बैंक को वो 50,000 रुपीज वापिस चाहिए, देन अगर ए बैंक के पास वो मनी नहीं है, ठीक है, लाइक जैसे कि उसने एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर हम देखो ए बैंक है एंड बी बैंक है, तो ए बैंक ने क्या है बी बैंक से 50,000 रुपीज लिए थे। ठीक है, एंड उसने ए बैंक ने बी बैंक को ओनली 40,000 रुपीज ट्रांसफर किए थे, बाकी जो 10,000 रुपीज है वो ट्रांसफर नहीं किए। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपीज है वो बी बैंक क्या है, ए बैंक का जो पार्ट सेंट्रल बैंक के पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास वो अपना कुछ डिपॉजिट रखते हैं, तो वो क्या है सीधा ए बैंक से लेने के बजाय वो क्या है बी सेंट्रल बैंक है उसके पास मनी ले सकता है। ठीक है, अगर ए बैंक के पास मनी नहीं है देन उसकी डिवोर्स सेंट्रल बैंक के पास इन सबका कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट होता है। तो इसीलिए जो कमर्शियल बैंक है बी वो क्या है जो 10,000 रुपीज रहते हैं ए बैंक के वो सेंट्रल बैंक से जाके ले सकता है, और सेंट्रल बैंक क्या है सीधा जो बी के अकाउंट में क्या है उस मनी को ट्रांसफर कर देता है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, ताकि जो टू कमर्शियल बैंक्स हैं उनके बीच किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एंड लास्ट फंक्शन है रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग क्रेडिट। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू परफॉर्म बोथ द सप्लाई ऑफ मनी एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन ए कंट्री। तो मतलब कि जितने भी हमने फंक्शंस किए हैं उन सब में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का, कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मनी की जो भी सप्लाई हो रही है कंट्री में, ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ क्रेडिट है कंट्री में, तो उन सबको कंट्रोल करके रखता है। बिकॉज अगर सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेगा देन इसका इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ेगा। बिकॉज अगर मनी की सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया जाता देन इससे क्या है कंट्री में जो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और अगर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होगी देन उससे क्या होगा कि जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए ताकि कंट्री में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो उसके लिए जो बैंक है सेंट्रल बैंक वो क्या करते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं,
क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू एंड क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू। तो फर्स्टली हम क्रेडिट कंट्रोल, सेंट्रल बैंक क्रेडिट को क्वांटिटेटिव मेजर के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड्स फॉर दी क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव मेजर, एंड सेकंड क्वालिटेटिव मेजर। ओके, सो फर्स्टली हम जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स? क्वांटिटेटिव whenever in an economy of a country there is excess or scarcity of liquidity of money, then the method, then the measures are adopted by central bank is called quantitative measures. What is quantitative measures? Whenever in an economy of a country, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में there is excess or scarcity of liquidity of money, अगर मनी की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, देन उसके लिए जो भी मेजर सेंट्रल बैंक के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है उन मेजर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स। एंड जो मेन 3 क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो है बैंक रेट, CRR एंड SLR एंड लास्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखो फर्स्टली जो सेंट्रल बैंक क्रेडिट सिस्टम है उसको, अगर क्रेडिट सिस्टम हमारी कंट्री में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है देन उसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्टली जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक रेट पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है? फर्स्ट मेथड बैंक रेट। अब देखो व्हाट इज मीन बाय बैंक रेट। जो सेंट्रल बैंक क्या है कि कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक। सो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं उसे हम कहते हैं बैंक रेट। लाइक जैसे कि अगर कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करवाए उस पर 10% उन्होंने रेट लगाया है देन वो क्या हो जाएगा? बैंक रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जिस इंटरेस्ट रेट इज द रेट एट विच दी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू देयर कस्टमर। तो मतलब इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जिसमें कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को क्या है? लोन प्रोवाइड करवाते हैं, वो होता है इंटरेस्ट रेट। एंड बैंक रेट क्या होता है कि जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को रेट लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो अगर कि कंट्री में जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो मनी की सप्लाई इंक्रीज हो
इंक्रीज हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेंगे कि जो बैंक रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बैंक रेट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लोन तो कमर्शियल बैंक को क्या है, लोन लेने के लिए मैक्सिमम बैंक रेट देना पड़ेगा, ठीक है। सो इससे वो क्या है, सेंट्रल बैंक से कम लोन लेंगे, और बैंक रेट इंक्रीज होने से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज अगर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर हाई जो रेट है, बैंक रेट, वो इम्प्लीमेंट किया है सेंट्रल बैंक ने। तो कमर्शियल बैंक क्या है, अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाएंगे, देन उस पर भी वो क्या है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से जो कस्टमर्स हैं वो कम से कम लोन लेंगे, मिनिमम लोन लेंगे, ठीक है। सो इससे क्या है कि जो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई है वो क्या है, कम हो जाएगी, ओके। और इसके ऑपोजिट अगर कंट्री में जो मनी की सप्लाई है वो कम है, ठीक है, इसके लिए जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेंगे कि पहले उन्होंने बैंक रेट इंक्रीज किया था, अब वो क्या करेंगे, बैंक रेट को डिक्रीज कर देंगे। सो इजीली कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कम रेट पे लोन ले सकते हैं, और फिर उसके बाद जो कमर्शियल बैंक है अपने कस्टमर्स को भी लोन प्रोवाइड करवाएंगे, सो उसके लिए भी जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इससे जो कस्टमर्स हैं उनको इजीली लोन प्रोवाइड हो जाएगा, इससे जो कंट्री में मनी की सप्लाई है वो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या है, बैंक रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, ठीक है, ताकि जो क्रेडिट सिस्टम है उसको कंट्रोल किया जा सके एंड मनी की सप्लाई है उसको कम या इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके, ओके। सो नेक्स्ट हम जो कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।